आओ एक एक कहानी सुनाते हैं तुमको, एक और कहानी सुनाते हैं तुमको। आज आज बेटा मेरे मन में जो कहानी है वो है ग्रेको रोमन सभ्यता की। राइट। ये बड़ी मजेदार सभ्यता है, देखो यार। राइट। इसके द काइंड ऑफ contribution which Greco-Roman society has made to the modern world is immense। राइट, हम लोग अंग्रेजी भाषा में बोल रहे हैं। राइट, तो ये ग्रेको रोमन सभ्यता, इसकी मैं तुम्हें एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा आइडिया, मेरा एम यहां पर तुम्हें एक बड़ी पिक्चर दिखाने का है। क्योंकि देखो, जानते हो ना बेटा, हम तुमको आज तक इंडिया की हिस्ट्री नहीं सही से समझा पाए इतने सालों से। तो हम कहाँ तुम्हें 20-25 मिनट में ग्रेको रोमन समझा पाएंगे। बट यस, द एम हियर इज टू सिंपली गिव यू एन आउटलाइन, एक बड़ी समरी टाइप की एक चीज यहां पे मैं तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। एम होगा कि तुम्हारी समझ बन जाए थोड़ी सी, और तुम इसके बारे में और अपने आप थोड़ा जान, बस। ठीक है, क्योंकि बड़ा वृहद एक चर्चा जो मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ वो है यहाँ पे, इट्स अ वेरी वाइड डिस्कोर्स ऑफ कोर्स। राइट। मैं एक सिंपल साधारण भारतीय के लिए एक लेमैन के टर्म्स में इसे समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्लियोपैट्रा भी आएंगी, इसमें जूलियस सीजर भी आएंगे, मार्क एंटनी भी आएंगे। कैसे ये सब बने, क्यों इनको ग्रेको रोमन कहते हैं, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस। होली रोमन एम्पायर क्या है, रोमन एम्पायर क्या है, रोमन रिपब्लिक क्या है, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई एम लुकिंग टू आंसर हियर। राइट, तो अगेन प्लीज बेयर विद मी। आपके पेशेंस का मैं हमेशा से बहुत बहुत शुक्रगुजार गुजार रहा हूं और रहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो देखो बेटे, ऐसा समझते हैं कि देखो यार, ये ग्रीक और ग्रीक, बहुत सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। राइट, बहुत सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स हुआ करते थे अपने पास, आयोनियन सी के इर्द गिर्द। राइट, एजियन सी के इर्द गिर्द यहां पर हमको बताए जाते हैं। तो ये यहां पे अगर तुम देखोगे तो 1200 बीसीई के आसपास से ही तुम्हें ठीक ठाक लोगों के बसे होने के साक्ष्य मिलने लग रहे हैं। राइट, और यहां पर कई, इन्होंने एक सिटी स्टेट्स टाइप का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था। जैसे इनके पास कई सारे सिटी स्टेट्स थे, जैसे कि स्पार्टा, ट्रॉय, एथेंस, इस तरह के। राइट। और देखो, एक बात और मैं यहाँ पे छोटी सी समझाऊं तुम्हें। एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री सो कॉल्ड यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है। एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है। राइट। अगर तुम एथिक्स का पोर्शन उठा के देखोगे तो जैसे प्लेटो, सोक्रेटिस, इन सब पर क्वेश्चन बनने लग गए हैं पेपर 4 में, एथिक्स में। तो वहां पर थोड़ा थोड़ा तुम्हें हिस्ट्री एंशियंट रोम की जाननी पड़ती है, अब पढ़ाना पड़ता है हम लोगों को। बट द पॉइंट इज स्लाइटली डिफरेंट एज वेल, स्लाइटली डिफरेंट हियर एज वेल। कोई चीज सिलेबस में नहीं है, इस वजह से अगर मैं तुम्हें वो नहीं पढ़ा रहा हूं तो ये कहीं ना कहीं पर मेरी भी गलती हो जा रही है। क्योंकि देखो बेटा, अगर तुम्हें किसी समाज को समझना है, सही मायने में समझना है, केवल एक परीक्षा को निकालना नहीं है। राइट, अगर सही मायने में उसके समाज को समझना है तो तुम्हें उसकी प्राचीन इतिहास को भी एक बार अपनी कम से कम सरसरी निगाह से तो देखो यार। उसको हम दरकिनार थोड़ी कर देंगे कि नहीं नहीं, हम तो इनका बस भाई मॉडर्न पढ़ेंगे एनलाइटनमेंट के आसपास से। तो तुम्हें कभी नहीं समझ में आएगा बेटे, और फिर हम लोग इधर उधर मारे मारे घूमे घूमते फिरेंगे। तो थोड़ा सा जो है ना बेटा, इनका हमें प्राचीन इतिहास जानना चाहिए अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट वी कैन अप्रोच इट बेटर। और हिस्ट्री का कोई अब सिलेबस जैसा नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हिस्ट्री इज अ लॉट अबाउट एस्थेटिक्स। आपको जो चीज अच्छी लगे वो याद रख के अगर आप उदाहरण के तौर पे अपने उत्तर में लिख पाएंगे तो वही आपका सिलेबस है, वही आपका सिलेबस है। तो हिस्ट्री को थोड़ा पर्सनलाइज करो।
कुछ अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चीजों को पसंद करके रख के अपने दिमाग में याद रख के लिखने की कोशिश करो, उसे पेपर पे लिख पाओगे तो उसके नंबर मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, एनीवे, सो मूविंग अहेड, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं बेटे कि ये सिटी स्टेट्स यहां पर ऐसे ऐसे थे, एथेंस, कॉरिंथिया, थिबीज, स्पार्टा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एनीवे, आपस में इनकी लड़ाइयां भी होती थी। और देखो, ये दोनों सभ्यता देखो साथ में बोली जाती हैं, ग्रेको रोमन। तो अगर रोमन को जानना है तो ग्रीक को भी समझना होगा। इनका धर्म, इनकी राजनीति, इनकी सोच, इनकी फिलॉसफी, भाषा, लिखने का तरीका। भाषा नहीं, ऑफ कोर्स, एक की ग्रीक थी, एक की लैटिन थी, बट लिखने का जो तरीका है वो हम अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर काफी उसमें सिमिलैरिटीज हमको नजर आ जाती हैं। इसलिए इनको साथ में बोला जाए और साथ में समझा जाए तो हमारे लिए, जो कि एक सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे आगे बात को बढ़ा रहा हूं, आगे बात को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं यहां पर। तो ये ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं, ये साथ में ऐसे रहते हैं, इनकी अपनी लड़ाइयां होती हैं। और यहीं पर हमको, जैसे देखो अपने वहां भी तो जब महाजनपद काल था उस समय के, और याद करो वैदिक काल जो था, उसके हमको क्या मिलते हैं, उसको हमको हम हमारे एपिक्स हैं उसमें, है कि नहीं है, महाभारत है, रामायण है। वैसे ही इनके एपिक्स हैं, ग्रीक लोगों के एपिक्स हैं। एक होमर नाम के कवि बताए जाते हैं, जैसे अपने वहां वाल्मीकि रहे, वैसे वहां पे होमर नाम के एक इंसान बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इलियाड और ओडिसी नाम की कुछ ग्रंथ लिखे हैं, जो एपिक्स हैं। इन्हीं के कैरेक्टर्स की वहां पे समाज में पूजा होती थी। इन्हीं से कैरेक्टर से लिंक कर करके राजा महाराजा अपनी लीनिएज बताते थे। ठीक है, तो ये ग्रीक सिटी स्टेट्स आपस में पहले पर्शिया से ये लड़ते रहे। पर्शियन एकेमेनिड एम्पायर से इनके काफी संबंध खराब थे और चल रहे थे। फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्रीस में देखो एलेक्जेंडर पैदा हो गए, ग्रीस में एलेक्जेंडर पैदा हो गए, उन्होंने सबको यूनाइट किया, पर्शियंस को हराया, भारत के तट तक पहुंच गए बहुत शानदार तरीके से मार्च करते हुए। और यूनानी जो ये एक ग्रीक सभ्यता थी, हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन, इसको इन्होंने पूरे एरिया में फैला दिया। पर वो मर गए और उनके मरने के बाद ही ग्रीक सिटी स्टेट्स आपस में फिर से लड़ने लग गए। एक सेल्यूसिड बन गए, सेल्यूसिड बन गए जिनको एशिया वाला हिस्सा मिला हुआ था। एक टॉलमी बन गए, टॉलमी जिनको इजिप्ट वाला हिस्सा मिला हुआ था। टॉलमी की अभी स्टोरी में वापस आएंगे, टॉलमी क्लियोपैट्रा इजिप्ट से ही तो होंगी, टॉलमी की ही वंशज है वो, राइट। तो टॉलमी जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, इजिप्ट के एक जनरल थे जिनको ये मिल जाता है, क्या कहते हैं आपका, इधर इजिप्ट का एरिया। ऐसे करके ग्रीक बट जाते हैं, ग्रीक्स आपस में फिर से, ग्रीक स्टेट्स जो है बड़े बड़े साम्राज्य ऐसे बन जाते हैं। इनकी अपने अलग अलग इतिहास रहा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सीन थोड़ा सा बदल रहा है, और अब बदलती हुई सीन पर मैं आपको लेके चलना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपको अब कहानी सुनाने जा रहा हूं यहां से रोम की। हमको बताया जाता है कि देखना कैसे शुरुआत वहीं से होती है, ट्रोजन वॉर, जो पूरा क्या कहते हैं, होमर के काम थे ना, जो एपिक्स, होमर ने जो एपिक्स लिखे थे उसमें ट्रोजन वॉर, एक्िलीज, इन सब का जिक्र था। ठीक है, तो हमें बताया जाता है कि ट्रोजन वॉर का ही एक लड़ाका, सोल्जर, राइट, एनीज नाम का, वो ट्रॉय जब बर्बाद हो जाता है तो वो वहां से निकल पड़ता है, वो वहां से निकल पड़ता है आगे जाने के लिए। ठीक है भाई, और वो जाते जाते पहुंचता है क्या कहते हैं, इटली के पेनिनसुला में, इटली के पेनिनसुला में ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, और इनके वंशज हम लोगों को बताए जा रहे हैं, इन्हीं के वंशज, मतलब इनके पोते के ऐसे करके कुछ वंशज इनके रहे, एनीज के, जिनका नाम बताया जा रहा है रेम्यूलस एंड रीमस, रेम्यूलस एंड रीमस, राइट। ये रोमन माइथोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। ये दोनों ट्विंस थे, राइट।
और इन दोनों को किसी कारणवश राजा को अंदाजा हो गया कि भाई ये बड़ा जो जो उस एरिया का लोकल राजा था, उसको अंदाजा हो गया कि यार ये दोनों मेरे लिए खतरा होने वाले हैं, ये दोनों मेरे लिए खतरा होने वाले थे। तो जब ये दोनों काफी छोटे थे तो इनको उसने मारने के लिए कहा, लेकिन जो इसके सोल्जर्स थे उनको इन पे दया आ गई, रेम्यूलस और रीमस पर, और उन लोगों ने उसे, इन दोनों बच्चों को एक टोकरी में डाल के बहा दिया टाइबर नदी पर। और नदी के किनारे इनको मिली एक ल्यूपा, ल्यूपा बोले तो समझ लो गर्ल भेड़िया, राइट, मादा मादा भेड़िया। और इसने इन दोनों बच्चों को स्तनपान कराया, अपना दूध पिलाया और दोनों की परवरिश करी। और यही दोनों बच्चे धीरे से बाद में इनको एक शेफर्ड ने पाल लिया, और ये लोग बड़े हुए और बहुत बहादुर हुए और नेचुरल बॉर्न लीडर्स थे। और ये रेम्यूलस रोम और रीमस, इन दोनों ने मिल करके हम लोगों को बताया जा रहा है बेटे 753 बीसीई में, 753 बीसीई में रोम बनाया गया। हालांकि इस चक्कर में लड़ाई हुई और रेम्यूलस ने रीमस को मार भी डाला, और रेम्यूलस स्वयं पहले राजा बन गए रोम के। टाइबर की नदी के बगल में ये बनाया गया, ठीक है भाई। और पहले तो ये जैसा मैंने बताया रेम्यूलस राजा बने। यहाँ पे कई साल तक 6-7 राजा आते हैं रोम के इतिहास में। अच्छे राजा बताए जाते हैं, लेकिन जो आखिरी वाले राजा थे वो थोड़े बदमाश से थे, और उनकी बदमाशी से त्रस्त होकर के जनता ने उनको गद्दी से हिला दिया। दिस इज अबाउट 509 बीसीई, 509 बीसीई में हम लोगों को बताया जा रहा है बच्चों कि यहां पर जो आखिरी 7वें राजा थे उनको हटा दिया गया, और अब रोम जो है एक मोनार्की यानी कि किंग से रूल्ड नहीं थी, अब ये बन गई थी रेस पब्लिका। ये लोग अपने आप को बोल रहे हैं रेस पब्लिका। अगर आप गौर से मेरी बात सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि यही वो फ्रेज है जहां से रिपब्लिक शब्द आता है, रेस पब्लिका। इसका अर्थ होता है प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक। तो इन्होंने कहा कि अब ये प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक है, ये जो रोमन गवर्नमेंट है, और मोनार्की को इन्होंने एक सिरे से दरकिनार कर दिया। आप में से जो श्रूड लोग हैं सुनने वाले, उनको शायद समझ में आ रहा होगा कि प्रिसाइसली इसी टाइम पर इस तरह की घटनाएं हम लोगों को गैंजेटिक वैली में भी देखने को मिल रही थी, जब एरा ऑफ महाजनपद चल रहा था। वहां पर भी कुछ राज्य बन रहे थे, कुछ संघ बन रहे थे, वही यहां पर भी होता दिख रहा है। और यहाँ के समाज में हमें देखने को मिल रहा है, रोम ही एक एग्जाम्पल रहा जिसने जो है, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, मेनी एग्जाम्पल्स एक्चुअली, रोम जो है जो पहले मोनार्की था वो अब एक रेस पब्लिका यानी कि रिपब्लिक के फॉर्म में निकल करके आता है। ये रिपब्लिक क्या बला थी? ये रिपब्लिक वो बला है जो हम आज भी सर पे लेके चल रहे हैं बच्चों। तो गौर से मेरी बात थोड़ा सा और सुनेंगे, है ना। तो देखो ये रिपब्लिक जो रेस पब्लिका जो उन्होंने बनाया, इसमें काफी सारे चेक्स और बैलेंसेस रखे इन्होंने, कि भाई किसी को भी निरंकुश ताकत ना मिल जाए, अनलिमिटेड पावर, किसी के पास भी टिरनी ना रहे। ये ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने बनाया। एनुअली इलेक्टेड मैजिस्ट्रेट्स जो है इलेक्ट करते थे ये लोग। उनके कई सारी पदवी होती थी, कई सारे नाम होते थे, मतलब कई सारे मैजिस्ट्रेट्स होते थे। मैजिस्ट्रेट वाज लाइक अ कॉमन टर्म, ठीक है। एनुअल इलेक्शन इनका होता था। किसी को ट्रिब्यून में भेजा जाता था, किसी को प्रेटोर कहते थे, किसी को सेनेट में भेजते थे, बट ये एनुअली इलेक्टेड मैजिस्ट्रेट्स थे। 2 मैजिस्ट्रेट्स थे जो कि सबसे महत्वपूर्ण थे, जिनको नाम दिया जाता था कॉन्सल, CONSUL, द 2 कॉन्सल्स। इनके पास तमाम मिलिट्री कमांड होती थी। दे कंट्रोल्ड दी मिलिट्री। जो रोम की मिलिट्री थी उसका ये कंट्रोल करते थे, वो इन्हीं की सुनती थी। ये थे दोनों कॉन्सल। ओके, मेरी बात समझ में आ रही होगी आप सभी को, होपफुली, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है क्या कहते हैं,
हाँ, तो ये कॉन्सुल्स हुआ करते थे, ये सबसे पावरफुल थे, और ऐसे ही और भी मैजिस्ट्रेट, सबका एनुअल इलेक्शन। ओके। एक सेनेट हुआ करती थी, एक सेनेट हुआ करती थी। सेनेट भी काफी इंपॉर्टेंट और एडवाइजरी बॉडी थी हालांकि, लेकिन इन्फ्लुएंशियल बहुत थी, क्योंकि यहां पे जो लोग थे, राइट, वो काफी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, और बहुत अच्छे ओरेटर्स इस बॉडी से, सेनेटर से निकल के आए हैं। उनका भी अपना एक बहुत अच्छा दे हैड अ वेरी वंडरफुल ओरेटरी काइंड ऑफ ट्रेडिशन, कि जब बोलते थे तो उनका बोलने का जो तरीका होता था उसे कहते थे रिटरिक, राइट। और उनका आर्ग्यूमेंट करने का जो तरीका होता था, तो दे कुड विन, दे कुड मूव ऑडियंसेस। तो जो सेनेट होते थे और जो सेनेट के सेनेटर्स होते थे, वो काफी जो है रुतबे वाली पोजीशन और इंपॉर्टेंट पावरफुल पोजीशन होती थी, राइट। अच्छा, ओके। और यहां पर जो रोम का समाज था, वहां पे पेट्रिशियन थे और प्लेबियन थे, ये दो गुट हमको बताए जाते हैं। पेट्रिशियन होते थे जो थोड़े से नोबिलिटी टाइप हो गए, और अरे प्लेबियन हो गए जो तुम्हारे कॉमन लोग हो गए। वहां पे उस समय नाम जो दिया जा रहा है वो पेट्रिशियन और प्लेबियन के नाम पर ऐसा करके दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर होता ये कुछ ऐसा है बेटे कि रोम तो रिपब्लिक था, तो यहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल मिलिट्री नहीं थी शुरुआती दौर में, राइट। लेकिन लेकिन 390 बीसीई के आसपास, 390 बीसीई के आसपास हम लोग को बताया जा रहा है कि ये गॉल्स नाम की एक ट्राइब है, GAULS लिखते हैं, और ये तुम्हारा मॉडर्न डे जो फ्रांस है ना, फ्रांस के लोगों को गैलिक गॉलिक कहते हैं, गॉल। तो ये इस रीजन की ट्राइब थी, ये समझ लो। फ्रांस के लोगों को भी हमने कई जगह गॉल कहते लिखा है, कहते सुना है, पढ़ा है, देखा है, ठीक है। तो ये गॉल जो है, ये फ्रेंच ओरिजिन के, उस रीजन की ओरिजिन के ट्राइब्स हैं। तो ये गॉल्स जो है ना, इन्होंने एल्प्स को क्रॉस किया और इन्वेड कर दिया इटालियन पेनिनसुला को, रोम पे इन्वेजन कर दिया। तो यहां से इनकी सोसाइटी में अब थोड़ा थोड़ा मिलिट्री की इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई, और जब मिलिट्री की इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई, तो तुरंत ही यहां पर कौंसल जो हुआ करते थे उनका महत्व भी बढ़ने लग गया। और धीरे धीरे इनकी जब मिलिट्री माइट बढ़ी, तो इन्होंने गॉल्स को परास्त किया, और धीरे धीरे फैलते हुए इन्होंने पूरे इटालियन महाद्वीप पर, जो इटालियन महाद्वीप, आई एम सो सॉरी, इटालियन पेनिनसुला जो, राइट, उसको अपने कब्जे में कर लिया रोम ने। जो इनके बाकी अड़ोस पड़ोस के लोग थे, उन सबको इन्होंने धीरे धीरे हरा करके अपने कब्जे में कर लिया, राइट। अच्छा, ओके भाई, फेयर इनफ। यहां से अब जो है देखो, थोड़ा सा समझो कि यहां पर इनके पड़ोसी में कौन कौन थे इस समय, जैसे रोम के आसपास और कौन लोग थे। एक तो थोड़े से ग्रीस के लोग रहे थे, लेकिन ग्रीस का जो है टोटल जो एक्सपेंशन का वो था, डोमिनेंट डायरेक्शन, वो ईस्टवर्ड्स था, वो पर्शिया की तरफ और इंडिया की तरफ गए थे, राइट। तो रोम की तरफ भी हाँ, कई सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स रोम के आसपास और भी थे, बट रोम धीरे धीरे उन पर हावी होता जा रहा। एक ये छोटी सी बात ध्यान रखना। अच्छा, एनीवे, मूविंग ऑन, होता कुछ ऐसा है बच्चे कि अब यहां पर ये रोम का एक और नेबर है, और बहुत पावरफुल नेबर है, जो हमारे तरफ, हम मतलब सब कॉन्टिनेंट में अगर हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई देखें, तो हम लोग को उसके बारे में बहुत कुछ कम बताया जाता है। उसका नाम है कारथेज। कारथेज, राइट। ये बहुत गजब के लोग थे बेटे, कारथेज के लोग। और इन्होंने समझ लो नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट के बगल को छोड़ते, इजिप्ट को छोड़ते हुए जो पूरा नॉर्थ अफ्रीका है, वो इन्होंने मतलब मोरक्को तक अगर तुम चले जाओ, लीबिया से लेके, तो वो पूरा रीजन इनका जो था, वहां पे इन्हीं की फिनिशियंस कॉलोनीज थी जगह जगह पर, और ये काफी ट्रेड करते थे, और बहुत जबरदस्त लोग थे कारथेज के, राइट। कारथेज के जो लोग थे, ये फिनिशियन कॉलोनी थी, ये कारथेज बेसिकली फिनिशियन लोग थे, कारथेज। फिनिशियन कौन है? फिनिशियन बेटा ये तुम्हारे इधर की तरफ के लोग हैं, क्या कहते हैं, ईस्ट मेडिटेरेनियन,
राइट, वेस्ट एशिया कह लो, वहां पे ये लोग पहले रहा करते थे, और इन्हीं की भाषा से फोनेटिक्स आया है। फोनेटिक्स शब्द जो है, राइट, जो अंग्रेजी के वर्णों को बोलने के लिए हम लोग कहते हैं फोनेटिक्स, राइट, वो फिनीशियन सभ्यता का ही देन है। और वही फिनीशियन लोग थे कार्थेज के, और ये पूरा इन्होंने नॉर्थ अफ्रीका इस समय पकड़ रखा था। एंड दे वर ट्रेडिंग पीपल एंड स्ट्रॉन्ग पीपल। अब उधर से रोम जो है ना, रोम भी अब धीरे धीरे इटालियन पेनिनसुला जीत चुका था। रोम वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू डोमिनेट द वेस्टर्न मेडिटेरेनियन। वहां पर उसका मुकाबला किससे हो रहा था? कार्थेज। कार्थेज वॉज ऑलरेडी डोमिनेटिंग वेस्टर्न मेडिटेरेनियन। तो रोम और कार्थेज के बीच में अब युद्ध हुआ। 3 बार ये दोनों किंगडम्स आपस में टकराए। इन तीनों को कहा जाता है प्यूनिक वॉर्स। प्यूनिक वॉर्स इनको नाम दिया जाता है। ये 264 बीसीई से शुरू हुई। पहली प्यूनिक वॉर चली करीब 20-25 साल, फिर रुक गई। ठीक है, उसके बाद 218 में फिर से ये दोनों एक बार मिले, फिर करीब 15 साल लड़े लोग, 20 साल लड़े। ठीक है, और पहली बार में ऑफ कोर्स रोम जीती। दूसरी बार में दूसरी प्यूनिक वॉर्स जो थी वो बड़ी फैसिनेटिंग लगी हैं मुझे हमेशा। सेकेंड प्यूनिक वॉर, इसमें क्या हुआ बेटे कि इसमें कार्थेज का जो है एक जनरल था जिसका नाम बताया जाता है हैनिबल। राइट, हैनिबल, वेरी फेमस इन ग्लोबल हिस्ट्री, वेरी फेमस कैरेक्टर इन ग्लोबल हिस्ट्री। इसके नाम पे कई सारी पिक्चरें बनी है, सीरीज बनी है, राइट। तो ये हैनिबल जो है, हैनिबल ने अपनी सेना, कार्थेज की सेना ली, और ये मार्च करते हुए, इन लोगों की वो बहुत स्ट्रांग थी इन्फेंट्री, और रोम की नेवी बहुत स्ट्रांग थी। ये लोग मार्च करते हुए घुस गए स्पेन। उस समय स्पेन के रीजन को बोला करते थे हिस्पैनिया, रोमन्स बोलते थे। तो हिस्पैनिया घुस गए लोग, और वहां से फ्रांस पहुंच गए चलते चलते, और एल्प्स क्रॉस कर लिया, और हाथी लेकर के, अफ्रीकन एलिफेंट्स का कंटिंजेंट लेकर के, दिस बगर हैनिबल crossed Alps and invaded Italian peninsula, invaded Rome. Romans were terrified, right? But then they hit back, then they hit back, and they hit back hard. और उन्होंने पलटवार में कार्थेज को फिर से परास्त किया, हैनिबल हराए गए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है तीसरा भी प्यूनिक वॉर होता है, थर्ड प्यूनिक वॉर भी होती है। वो उसमें भी कार्थेज हार जाता है यार, उसमें 3 साल ही चलती है ज्यादा। अब तक रोम बहुत स्ट्रांग हो गया था इनके कंपैरिजन में, और ये लोग काफी कमजोर हो गए थे। तो इनके जितने भी एरियाज थे वो किसके पास चले गए? जो नॉर्थ अफ्रीका में इनकी कॉलोनीज वॉलोनीज थी, वो सब धीरे धीरे रोम ने एक एक करके इनसे निगोशिएट करके जीत ली होंगी भाई। राइट, जीत ली होंगी कि नहीं जीत ली होंगी? ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ। अच्छा, अब धीरे धीरे रोम जब इतना तेजी से वेस्ट मेडिटेरेनियन में ये डोमिनेट किया, तो ग्रीक को थोड़ा बुरा भी तो लगा होगा ना, ग्रीक्स को। तो मैसेडोनियन से इनकी लड़ाइयां हुई, मैसेडोनिया से, सेल्यूसिड से इनकी लड़ाइयां हुई, लेकिन वहां पर भी रोम उनको हराने में कामयाब हो गए। तो देख रहे हो, एक तरफ से ग्रीक का डिक्लाइन हुआ, और उसी तरह से रोम का उभार होता चला गया। राइट, दोनों में काफी लिंकेजेस हैं, काफी सिमिलैरिटीज हैं। इसी वजह से दोनों को साथ में अक्सर पढ़ा जाता है, खासकर एक आउटसाइडर के लिए इनको ग्रेको रोमन के तौर पे पढ़ना हमेशा से लाभप्रद रहा है और बताया जाता रहा है। और इनको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि इनकी लिंकेजेस क्या हैं। ठीक है, समझ में आना जरूरी है हम लोगों को। तो ये यहां से रोम जो है धीरे धीरे उठता चला जाएगा। और अब मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखो, अब ये रोम जो है ना, अभी और मजेदार दौर से गुजरेगा, और वो भी हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या मजेदार दौर होगा। अब रोम धीरे धीरे पावरफुल हुआ। ठीक है, तो पावरफुल हुआ, तेजी से एक्सपैंड हुआ, वॉर में इतने सारे लोगों को हरा रहा है, तो खूब सारे स्लेव्स इसको मिलने लग गए। इनकी सोसाइटी जो है ये स्लेवरी पे आधारित हो गई, इनकी सोसाइटी। राइट, इनके पास पहले पेट्रिशियन थे, प्लेबियन थे, अब स्लेव भी हो गए, तीसरी क्लास। राइट, और साथ ही साथ इनके वहां हमें बताया जाता है कि सामाजिक स्तर पे अगर देखा जाए तो देयर एग्रीकल्चर आल्सो चेंज ड्रास्टिकली। पहली बार हमको बताया जाता है कि जैसे कृषि का औद्योगिकीकरण हुआ, इन द सेंस
agriculture was almost industrialized. There were large scale farms, large scale farms, बड़े बड़े फार्म हुआ करते थे रईसों के, जिसपे खेती हुआ करती थी, ऑलिव्स की, अंगूरों की, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। और ये सारे फार्म पे काम कौन करता था? स्लेव काम करता था, पेट्रिशियन प्लेबियन नहीं, स्लेव आधारित ये पूरी एक यू नो औद्योगिक आई एम सो सॉरी, कृषि का क्रांति कह सकते हो तुम कि ये हुई, right? Agricultural revolution kind of a thing happened here, and this concept is known as latifundia, 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 लातिफंदिया के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो बेटे, थोड़ा थोड़ा सा खेल और भी चेंज हुआ पॉलिटिकल स्तर पे। जैसे जैसे रोम इतना पावरफुल होता गया, मैंने तुम्हें बताया कौंसिल की पावर बढ़ रही थी। सेनेट में हमें बताया जा रहा है कि सेनेट में काफी ज्यादा फैक्शनलिज्म हो गई थी। जो सेनेट थी उसमें भी लोग गुटों में बट गए थे, दो गुट बन गए थे। एक बताया जा रहा है पॉपुलारेज, राइट, जो बेसिकली जो कॉमन लोगों को था, वो लैंड रिफॉर्म की बात करते थे, वो बात करते थे कि यार लोगों को बराबर के अधिकार दीजिए, इस तरह की जो बातें करते थे उन्हें कहा जा रहा है, मतलब दे वांटेड टू प्लीज द पॉपुलेशन, द लार्जर मासेस, दे वर नोन एज पॉपुलारेज। और दूसरा गुट कहलाया ऑप्टिमाटेज। ऑप्टिमाटेज जो थे वो ये मानते थे कि नहीं भाई, एक लिमिटेड एलीट है, अरिस्टोक्रेटिक एलीट है, which is bound to control most of the resources। तो इस तरह से दो गुट बन गए और काफी षड्यंत्र होने लग गए, सिविल वॉर जैसी स्टेटस आ गई। कई लोगों ने, कुछ सेनेटर्स ने कोशिश करी कि इस तरह का रिफॉर्म का लॉ पास हो, तो उनको असैसिनेट कर दिया गया। इस तरह की कई सारी घटनाएं यहां पर होती गई। और इन सब सिविल वॉर में, और रोम लगातार लड़ाई कर रहा था, इनकी सेना का वर्चस्व ज्यादा था, जनरल्स बहुत पावरफुल हो रहे थे। ऐसे में करीब 83 बीसीई में एक जनरल सुला, SULLA, सुला नाम से एक सज्जन हमको आते हैं, जो हमको बताए जा रहे हैं कि ये सीन में प्रकट होते हैं। और सुला जी जो हैं, ही मैनेजेस टू कंट्रोल मोस्ट ऑफ द पावर, जो स्टेट का पूरा मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे सेंट्रल होकर के इनके हाथ में आने लगता है, राइट। सुला, ही इज काइंड, ही इनको बताया था कि पहले इंसान है जिनको सिविल वॉर्स की वजह से फायदा हुआ, और ये मतलब ही शोड द वे टू अदर्स दैट दिस इज हाउ इट इज टू बी डन, राइट। और इनको देख के, खैर इनका तो कुछ ही दिनों में इनका तख्ता पलट कर दिया गया, लेकिन इनको देख करके बाकी जो एम्बिशियस जनरल्स थे उनको मजा आया, उन्होंने कहा यार ये तो अच्छी चीज है, राइट। एंड वन ऑफ देम ऑफ कोर्स इज गायस जूलियस सीजर। तो अब जरा जूलियस सीजर के बारे में हम लोग रुख करते हैं और जानते हैं, ठीक है। तो जूलियस सीजर बेटे ये 100 BCE में पैदा होते हैं, 100 BCE में ये पैदा होते हैं। और ये जनरल है, काफी गॉल्स को इन्होंने हराया है, तो इनकी काफी he had a lot of साख among the soldiers जो है इनको काफी पसंद करते थे, रुतबा था इनका। और होते होते कुछ इस तरह का काम हो जाता है बेटे कि ये जो है क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, तो हाँ, सीजर की पावर काफी बढ़ती जाती है, और इनके संग दो लोग मिल जाते हैं, राइट। एक कोई कॉन्सल है, एक कोई एक्स कॉन्सल है। एक का नाम बताया जा रहा है हम लोगों को क्रैसस, राइट, वन ऑफ देम इज क्रैसस, और दूसरे बताए जा रहे हैं पॉम्पेई और सीजर। ये तीनों सबसे पावरफुल इंसान बन के निकल के आते हैं, एंड दे एस्टैब्लिश व्हाट हैज बीन कॉल्ड एज द फर्स्ट ट्रायमवायरेट। मतलब साधारण हिंदी अक्षरों में कहूं तो ये प्रथम तिकड़ी के नाम से जाने जाते हैं। ये इन तीनों ने पूरे स्टेट के मैकेनिज्म को अपने हाथ में ले लिया,
ठीक है, तीनों को अपने हाथ में इन्होंने ले लिया। कौन कौन थे बेटा ये? एक तो जूलियस सीजर थे, एक क्रैसस नाम बताया जा रहा है अपने को, राइट, और एक है पॉम्पे। पॉम्पे भी काफी पावरफुल इंसान थे। इनफैक्ट जूलियस सीजर की एक बिटिया थी जिनका नाम बताया जाता है जूलिया। जूलिया की शादी पॉम्पे से कराई गई थी। इट वाज अ काइंड ऑफ मैरिज अलायंस एज वेल, जस्ट टू सीमेंट कि नहीं भाई हम लोग साथ में हैं, वी आर यूनाइटेड। सो दीज थ्री गाइज दे गॉट टुगेदर, और इन तीनों ने मिल करके बेटा ये अपना कारनामा, दे एस्टैब्लिश द फर्स्ट तिकड़ी और द फर्स्ट ट्रायम वायरेट, राइट। और ये अब डोमिनेट करने लगते हैं पूरे स्टेट की एक्टिविटीज को। ओके, इसके बाद कुछ ही वर्षों बाद क्रैसस वाज लाइक अ मीडिएटर। क्रैसस वाज मैनेजिंग बोथ दीज गाइज, सीजर एंड पॉम्पे। क्रैसस वाज द मोस्ट सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। क्रैसस का देहांत हो जाता है, राइट, क्रैसस का देहांत हो जाता है। और उसके बाद जब क्रैसस का देहांत हो जाता है तो जूलियस सीजर और पॉम्पे आपस में भिड़ पड़ते हैं। जूलियस सीजर और पॉम्पे आपस में भिड़ पड़ते हैं, और इनकी भिड़ंत का नतीजा कुछ ऐसा निकल के आता है कि पॉम्पे जो है, पॉम्पे को इजिप्ट में मर्डर कर दिया जाता है जस्ट टू प्लीज जूलियस सीजर। पॉम्पे का मर्डर इजिप्ट में टॉलमी टॉलमी 13 होते हैं। टॉलमी, तुम्हें तो टॉलमी याद है तुम्हें बेटा? टॉलमी मैंने तुम्हें बताया था, याद करो ना, कि टॉलमी वो जनरल थे जिन्होंने जिनको अलेक्जेंडर के मरने के बाद, जब 323 बीसीई में अलेक्जेंडर मरे थे, तो इजिप्ट का जो पूरा एरिया अलेक्जेंडर ने जीता रहा होगा वो किसको मिल गया? उनके एक जनरल टॉलमी को। और ये टॉलमी जो थे, इनके वंशजों ने लगातार यहां पे फैरो बन के, इजिप्ट में किंग्स को कहते थे फैरो, राइट, फैरो बन के रूल किया। इसको कहते हैं द डायनेस्टी ऑफ हेलेनिस्टिक फैरोज, राइट। और यहां पे अक्सर हमें देखने को मिला कि भाई और बहन ये आपस में को रूल करते थे, मिलके रूल करते थे। तो यहां के रूलर्स का नाम कुछ तुम्हें ऐसे ही मिलता चला जाएगा, टॉलमी 6, 7, 13, 14, 15, 16, 15 तक मिलता है शायद, राइट। और यहाँ पे ऐसे ही डॉटर्स का भी नाम रखा जाता था, उनका भी टाइटल होता था, उनको कहते थे क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा का अर्थ होता है क्या कहते हैं, फादर लविंग गॉडेस, अपने पापा को प्यार करने वाली गॉडेस, क्लियोपैट्रा, राइट। तो क्लियोपैट्रा भी यहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 है, राइट। जो अपनी फेमस वाली क्लियोपैट्रा है जिनके हम लोग अक्सर जिक्र सुनते हैं वो 7 है, राइट। अच्छा, तो भाई होता कुछ ऐसा है बेटे अब यहाँ पर, ठीक है। तो अब जिस समय की हम तुम्हें स्टोरी सुना रहे हैं, इस समय यहाँ गद्दी में इजिप्ट पे बैठे थे टॉलमी 13 और उनकी बड़ी बहन क्लियोपैट्रा 7। और इन दोनों में आपस में बन नहीं रही थी, ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, ठीक है। तो इन दोनों के सिविल वॉर में जो है, टॉलमी ने, जो टॉलमी 13 थे, उन्होंने पॉम्पेई को मर्डर कर दिया जूलियस सीजर को खुश करने के लिए। जूलियस सीजर आए, जूलियस सीजर ने भाई बहन में थोड़ा सा मान मनौवल करवाने की कोशिश करी, बट बात बनी नहीं। बट हुआ कुछ ऐसा कि क्लियोपैट्रा और जूलियस सीजर का एक अच्छा खासा अफेयर हुआ। दे वर इन रिलेशनशिप फॉर अ व्हाइल। और क्लियोपैट्रा के जूलियस सीजर से एक बेटा हुआ जिसका नाम है सिजेरियन, राइट, सिजेरियन। और यही सिजेरियन है जो बाद में टॉलमी 15 बन के एक बार राजा भी बनेंगे। क्लियोपैट्रा इनको गद्दी पर भी बैठा लेंगी, राइट। एनीवे, लेट्स नॉट गो देयर राइट नाउ। थोड़ा सा पीछे आते हैं। मैं तुम्हें क्या कह रहा था कि यहाँ पे गद्दी पे बैठे थे क्लियोपैट्रा और ये टॉलमी, और इन लोगों ने जो है इसको मरवा दिया, पॉम्पेई को। और अब जूलियस सीजर जो है वो बन गए थे एकदम अकेले, सर्वे सर्वा, monarch. He was almost a monarch now, right? और इस समय
इन्होंने कई ऐसे ऐसे निर्णय लिए, कई जगह ऐसा हम लोग को बताया जाता है किताबों में कि बेटे इन्होंने जैसे सेनेट की बेइज्जती कर दी, सेनेट इनको कोई ऑनर देना चाहती थी तो इन्होंने मजाक उड़ा दिया उस ऑनर का. सो ऑल दिस pissed off a lot of people. All this pissed off because he started behaving like a king, and Romans senators did not want a king. They said this is res publica. This is not a monarchy. You can't behave like a rex. Rex मतलब king कहते थे उस समय. ठीक है. तो इन लोगों ने मिल के, जानते हो बेटा, इडेस ऑफ मार्च बोलते हैं ये लोग स्टेट को. इडेस मतलब हो गया 15th, राइट. रोमन न्यूमरल्स, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, राइट. तो 15th मार्च को इनका जो सेनेट था जिसमें करीब 250-300 सेनेटर बैठा करते थे, उसमें सेनेट के सेशन के दौरान जब जूलियस सीजर वहां सेनेट में मौजूद थे, तो सेनेट के 60-70 सदस्यों ने मिलके, मतलब जो सेनेट के सदस्य थे उन मेंबर्स ने मिल करके 70 ऑफ देम, दे प्लान्ड एंड दे असैसिनेटेड जूलियस सीजर इन द सेनेट. उसको 23 बार स्टैब किया गया, 23 बार उसे चक्कू मारा गया. 60-70 लोगों ने मिल करके उसे मारा. बाकी सब अफरा तफरी मच गई, बाकी सब भाग गए होंगे, right? And they said that we did it to save the republic. We did it to save the republic. जूलियस सीजर को इन लोगों ने इस तरह से 44 BCE में मार दिया. इनको रिपब्लिक बचानी थी, बट कहीं ना कहीं इससे जो है रोम एक और सिविल वॉर में घुस गया और उसका नतीजा कुछ अलग ही निकल के आया. आओ जरा जानते हैं, वो बात भी थोड़ा सा जानते हैं. हाँ, तो यहां पर अभी क्या हुआ बेटे कि जब जूलियस सीजर का देहांत हो गया, तो जूलियस सीजर के को मारने के पीछे जो दो सबसे बड़े कॉन्स्पिरेटर्स बताए जाते हैं, उनका नाम बताया जाता है. एक का ब्रूटस, राइट, ऑफ कोर्स ब्रूटस, आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, राइट, जिनको लिटरेचर का शौक है. और दूसरा बताया जाता है कैसियस. तो ब्रूटस और कैसियस, इन लोगों का पूरा एक सपोर्टर्स का जखीरा था, और इधर दूसरी तरफ जो है सीजर के भी सपोर्टर्स थे, और इन लोग के बीच में एक सिविल वॉर सी छिड़ गई. और इस पूरे सिविल वॉर का नतीजा क्या निकला जानते हो? द सेकेंड ट्रायम्वायरेट, द सेकेंड तिकड़ी. पहली तिकड़ी हमने बोला था तो तुम समझ ही गए कि अभी दूसरी तिकड़ी फिर आएगी. तो एक दूसरी तिकड़ी यहां पर रोम के इतिहास में फिर आ रही है, राइट. ये जो है जूलियस सीजर 44 BCE में मरे, और ये 43 BCE में इसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया बेटे. 43 BCE में ये सेकेंड ट्रायम्वायरेट बनी. इसमें 3 तिकड़े रहे होंगे, जाहिर सी बात है 3 लोग रहे होंगे. कौन कौन था? एक इसमें जो बताया जाता है उनका नाम है बेटे तुम्हारे लिए ऑक्टेवियन. अभी के लिए ऑक्टेवियन जानो, ऑक्टेवियन, राइट. ये ऑक्टेवियन जो है, ये हमें बताया जा रहा है कि ये जूलियस सीजर के ग्रैंड नेफ्यू थे, ग्रैंड नेफ्यू थे, राइट. और और साथ ही साथ उनके लीगल उत्तराधिकारी भी थे. लीगल तौर पे जो उनकी पर्सनल लीगल प्रॉपर्टी थी, उसके सबके उत्तराधिकारी वो ऑक्टेवियन को बना के गए थे, जूलियस सीजर. ठीक है. तो एक तो हो गए ऑक्टेवियन, राइट. ही वाज क्वाइट यंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई बिलीव. अच्छा, और दूसरे थे, है ना, इनका दूसरे थे जिनका नाम बताया जा रहा है मार्क एंटनी. ये जनरल थे जूलियस सीजर के, काफी काबिल. और तीसरे बताए जा रहे हैं एक और जनरल जिनका नाम है लेपीडस, राइट. मार्कस अमीलियस लेपीडस. अपने लिए केवल लेपीडस भी काम करेगा, आई थिंक, राइट, क्योंकि हम लोग तो देखो बड़ी स्टोरी में डील कर रहे हैं फिलहाल, राइट. हम आपको भी कोई ऐसा फैक्ट्स नहीं देना चाह रहे हैं, बस एक बड़ी स्टोरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. तो ये 3 लोग मिलके, राइट, फिर से एक बार रोम का जितना भी ताकत है, जितनी भी पावर है उस स्टेट की, उस गवर्नमेंट की, ये अपने हाथ में लेने में सक्षम हो जाते हैं, राइट. और इसके बाद, अच्छा, पहले तो ये जो ऑक्टेवियन है जो भाई साहब, ये बहुत एम्बिशियस है. ऑक्टेवियन इज वेरी एम्बिशियस.
राइट। इनको जो है अपने जूलियस सीजर से काफी इंस्पायर्ड है। ऑफ कोर्स इनको बोला जाता है हिस्ट्री में गायस जूलियस सीजर ऑक्टेवियस ऑक्टेवियन, ऑक्टेवियन, ऐसे करके इनको बोलते हैं। और तुमको जान के बड़ी मजेदार शायद हैरानी भी होगी कि यही है, इन्होंने बाद में अपना टाइटल रख लिया ऑगस्टस। और अब ये रोमन रिपब्लिक को खत्म करके रोमन एम्पायर बनाएंगे और पहले एम्परर बनेंगे ऑगस्टस। यही जो ऑक्टेवियन है, जो जूलियस सीजर के ग्रैंड नेफ्यू थे। ठीक है, तो देखो कैसे वो कैसे करेंगे, एक बार वो भी बात समझते हैं और फिर एक दो बड़ी बड़ी बातें और करेंगे। ठीक है, तो जैसा मैं तुम्हें समझा रहा था बेटे कि ये जो अपने ऑक्टेवियन, राइट, ही वॉज वेरी एम्बिशियस। तो शुरुआत में इन्होंने धीरे धीरे कंस्पायर करके जो लेपिडस था उसको दरकिनार किया। पहले लेपिडस की सारी पावर इन्होंने मार्क एंटनी के संग मिलकर बांट ली। राइट, अच्छा एक बात और समझो जरा। ठीक है, ये तीनों ने जब मिल करके सारी पावर अपने हाथ में कर ली, किन तीनों ने, ऑक्टेवियन, मार्क एंटनी एंड लेपिडस, व्हेन दीस थ्री गाइस हैड मैनेज्ड टू टेक ओवर ऑल द पावर, इन्होंने रोमन एम्पायर को एक तरह से तीन हिस्सों में बांट दिया कि भाई ये तुम्हारा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, ये इनका हिस्सा। कैसे इन्होंने किया? ऑक्टेवियन को मिल गया पूरा वेस्ट वाला हिस्सा, जो रोम और उसके आसपास का हिस्सा रहा हो। ठीक है, हिस्पैनिया और ये सब पूरा मिल गया, वेस्ट वाला हिस्सा ऑक्टेवियन को मिला। ठीक है, लेपिडस को मिला तुम्हारा अफ्रीका, और मार्क एंटनी को मिला ईस्ट और इजिप्ट। इजिप्ट जो था ना बेटा, वो रोम का क्लाइंट स्टेट बन चुका था। मतलब इजिप्ट के जो फेरो थे ना, जो टॉलेमिक फेरो थे, जो अभी हम तो बता रहे थे ना, टॉलेमी और क्लियोपेट्रा, ये लोग रोम को अपना वो देते होंगे, क्या कहते हैं, कुछ टैक्स वैक्स देते होंगे, इस तरह का मान लो। क्लाइंट स्टेट इनको बताया जाता है। ठीक है ना, मतलब वो लोग इनके ओवरऑल कंट्रोल में थे, तो वो लोग इनको टैक्स वैक्स दिया करते होंगे। अच्छा, ठीक है, तो मार्क एंटनी को मिला इजिप्ट और ईस्ट, और लेपिडस को मिला अफ्रीका, और ऑक्टेवियन को मिला वेस्ट। तो इन तीनों ने ऐसे ऐसे करके बांट दिया। इजिप्ट किसको मिला? मार्क एंटनी को मिला, याद रखना। अच्छा, अब जो है क्या कहते हैं, इधर, हाँ, ठीक है, ये 32 बीसीई तक, 32 बीसी मतलब 43 बीसीई से सेकंड तिकड़ी का कार्यक्रम चालू हुआ था, और ये करीब करीब 10 साल तक ये लोग रह गए। 10 साल तक ये मैनेज करके पावर अपनी बीच में बांट ले गए सक्सेसफुली। 32 बीसीई में ये तिकड़ी टूट गई। लेपिडस को इस तिकड़ी से भगा दिया गया। लेपिडस वॉज साइडलाइंड, ही वॉज डिफीटेड एंड साइडलाइंड। ठीक है, और अब केवल ये और मार्क एंटनी बचे। मार्क एंटनी इस समय जो है, इनका एक बहुत जबरदस्त, अगेन अगेन दैट ओल्ड, दैट सेम लेडी क्लियोपैट्रा द सेवन, राइट, she comes back into the thick of action। कैसे? हमें बताया जा रहा है कि मार्क एंटनी और क्लियोपैट्रा का भी एक रिलेशनशिप रहा। इन दोनों के साथ में 3 बच्चे भी हुए, राइट। एंड ऑक्टेवियन ने इन्होंने कुछ इस तरह की डेक्री पास करी मार्क एंटनी ने कि मेरे मरने के बाद जो मेरे क्या कहते हैं क्लियोपैट्रा के साथ मेरे बच्चे हैं, यही मेरे वंशज रहेंगे। मेरी ऑल माय बिलोंगिंग्स, ऑल माय टेरिटरी विल गो टू देम। तो जब मार्क एंटनी ने इस तरह की कुछ डिसीजंस लिए और उनको बताया, लोगों को बोला सबके सामने, तो ऑक्टेवियन ने इस पूरे इशू को बहुत अच्छे से यूज किया टू क्रिएट द फियर ऑफ एन अननोन, राइट, कि देखो ये देखो ये फॉरेनर्स को जाकर के ये हम लोग का सब कुछ दे देंगे। कुछ इस तरह की इमेज मार्क एंटनी की बनाई गई। और उसके बाद बैटल ऑफ एक्टियम जो कि 31 बीसीई में हुई, उसमें ये मार्क एंटनी की फोर्सेस को परास्त किया गया। उसके बाद मार्क एंटनी और क्लियोपैट्रा भाग करके इजिप्ट आ गए, और फिर वहां पर इन दोनों ने सुसाइड कर लिया, राइट, क्लियोपैट्रा एंड मार्क एंटनी।
committed suicide. Of course, Shakespeare has written a lot about this, right? उनकी पूरी नॉवल है आई बिलीव इस पर। और तुम लोगों को भी मैं कहूँगा कि तुम लोग खुद भी अपने एंड से थोड़ा और जानोगे तो और रस मिलेगा इस चीज़ में। अच्छा, एनीवे, तो अभी बात मेरी थोड़ी सी और बची हुई है यहाँ पर कि इन दोनों ने सुसाइड कर लिया, और नतीजा फाइनली ये रहा बेटे कि अब देखो उधर जो है ये अपने ऑक्टेवियन भाई थे, जो इन्होंने अपना नाम रख लिया गायस जूलियस सीजर ऑगस्टस, राइट। और जूलियस सीजर को कॉन्सेक्रेट करके देवता बना दिया गया। जूलियस सीजर वाज कॉन्सेक्रेटेड, ये क्लेम किया गया कि जूलियस सीजर तो गॉड थे, एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर, राइट। अब रोम जो है अपने बाकी के इतिहास में जो है ये एक एम्पायर के तौर पर हमारे सामने आता रहेगा, ठीक है। तो ये भी रोमन एम्पायर फिर से बहुत तेजी से एक्सपैंड करेगा, ऑफ कोर्स, राइट। और इनका इंडिया के संग क्या रिलेशन है वो तो एक अलग ही लेक्चर है। खैर, अभी के लिए मैं केवल इन पे फोकस करके तुम्हें एक दो बातें और बताता हूँ कि देखो अब धीरे धीरे यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का भी जन्म होगा। तुम लोग को शायद अंदाजा हो ही क्या होगा डेट से कि बस क्राइस्ट भी इसी टाइम के आसपास आते हैं और क्रिश्चियनिटी आती है, और धीरे धीरे करीब 300 के आसपास 320 सीई कॉन्स्टेंटीन नाम के एक रोमन एम्परर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और क्रिश्चियनिटी स्टेट रिलीजन बन जाता है, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी भी जो है भाई ऑफ कोर्स, जैसे अब देखो यार अपने वहां समझो ना, जैसे अपने वहां से जो भी धर्म निकला वो यहाँ की सभ्यता, आर्ट, कल्चर सबसे कितना प्रभावित हुआ, चाहे बुद्धिज्म रहा हो, चाहे वो तुम्हारा वैदिक धर्म रहा हो, चाहे तुम्हारा वो सिखिज्म रहा हो, जो भी यहाँ से, चाहे जैनिज्म रहा हो, जो भी यहाँ से पनपते हुए निकलते जा रहे हैं, राइट। ये तुम्हारे यहाँ के ही चिन्हों से, यहाँ के ही इन्हीं सब चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वैसे ही ठीक उसी तरह से अगर तुम देखोगे तो क्रिश्चियनिटी भी जो है वो वही ग्रेको रोमन पेगन आइडियाज से प्रभावित होते हुए निखर के आया, राइट, हमारे आपके सामने। और ये क्रिश्चियनिटी यहाँ पे काफी स्ट्रांग होती चली गई। एनीवे, द पॉइंट बीइंग कि देखो धीरे धीरे तुम्हारा ये रोमन एम्पायर, इसके ऐसे भी टाइम बताए जाते हैं कि इसको ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया गया, ठीक है। और फिर एक कोई जब पावरफुल एम्परर आता तो यूनाइट कर लेता, बीच बीच में ऐसे भी टाइम आए। अगेन हमको ये ध्यान रखना है कि करीब 350 बीसी, 350 सीई के आसपास, 360 सीई के आसपास यहाँ पर काफी सारे जर्मैनिक ट्राइब्स के इन्वेजन होते हैं, जो अपने आप में फिर एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मे बी कभी और। लेकिन अभी के लिए समझो कि जब ये ट्राइब के इन्वेजन होते हैं तो उसकी वजह से जो वेस्ट का रोमन एम्पायर है वो उसका ढांचा गिर जाता है। जो ईस्ट का रोमन एम्पायर है वो बरकरार रहता है, वो बन जाता है बाइजेंटाइन एम्पायर, एंड इट कैरीज ऑन इन एग्जिस्टेंस टिल 1450s, जाके जब वो टर्क से हारेगा, ऑटोमन से हारेगा, राइट। इधर अपना वेस्ट रोमन एम्पायर जो है ये पूरी तरह से जर्मैनिक ट्राइब्स के उसमें चला जाता है, और यहाँ पे इनकी डार्क एजेस शुरू होती हैं, ऐसा ये लोग कुछ बताते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एक तरह से रोमन एम्पायर की हिस्ट्री, राइट। अब तुमसे मैं बात करना चाहता हूँ कि देखो एक टर्म तुमने सुना होगा होली रोमन एम्पायर, वो क्या होता है आखिर, राइट। होली रोमन एम्पायर जो है वो एक तरह का क्रिएशन था, वो एक तरह का इन्वेंशन था जो बनाया था चर्च ने। देखो जब यहाँ पे डार्क एजेस शुरू हुए ना रोम में, वेस्ट रोम में, तो यहाँ पे कोई राजा महाराजा कुछ नहीं बचा ज्यादा, ठीक है। बचा क्या, मतलब राजा महाराजा तो बचे लेकिन पुराने तरह के ट्रेडिशन वाले नहीं बच रहे थे। अब ये सब नए ट्राइबल किंगडम्स आ गए थे, राइट। तो जो एक संस्था बरकरार रही, जो एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पे स्ट्रक्चर जो बरकरार रहा और बहुत पावरफुल हो गया, वो था चर्च, ठीक है। तो बाद में मेडिवल टाइम्स में, जिसको ये लोग कभी कभी डार्क एजेस भी बोलते रहते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं ऐसा कौन सा रोशनी इन्होंने उसके बाद फैला रखी है। एनीवे, तो ये जो क्या कहते हैं आपके ये हैं क्या नाम, हाँ, पोप ने जो है एक होली रोमन एम्पायर नाम से एक स्ट्रक्चर खड़ा किया करीब 800 सीई में,
है ना, शार्ली मैग्ने करके एक एम्परर थे, उनको अनॉइंट किया गया कि आपको जो है वो मतलब चर्च की ओर से अब आप प्रिस्क्राइब्ड है, होली रोमन, होली थे ना, तो मतलब एक पवित्र किंगडम बनाने के लिए, यू नो, लेजिटिमेसी गेन करने के तरीके होते हैं बेटा, ये सब जानते हो ना। स्टेट और धर्म मिलके ये अक्सर करते रहते हैं, एक दूसरे की बैक स्क्रैच करते हैं, और एक दूसरे की हेल्प करता है, दूसरा ये पहले वाले की हेल्प करता है। जैसे पुराने जमाने से देखो ना, ऐसा होता हमेशा से चला आता रहा है ना। हम लोग के हिस्ट्री में देखोगे तो जैसे राजा प्रजा हैं, राजा हैं, उनको अपने रूल को जस्टिफाई करना है तो क्या करेंगे, ये बड़ा सा यज्ञ करा दिया उन्होंने, सबको लगा रहे वाले तो बहुत काबिल आदमी है, राइट। दैट्स हाउ यू गेन लेजिटिमेसी इन दोस टाइम्स, राइट। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था तुमसे कि हाँ, यहाँ पर जो है हाँ, इन्होंने ये होली रोमन एम्पायर का क्रिएशन किया। ये होली रोमन एम्पायर 800 सीई से लेकर के चलता रहा, और इसको बाद में जाके 1806 में नेपोलियन खत्म करेंगे। ये एकदम अलग है रोमन एम्पायर से, और इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है, और डिफरेंट डिमेंशन से स्टडी करने वाली है, जो कभी किसी और दिन जरूर लेकर के तुम्हारे सामने आऊंगा, ठीक है। I think for now I am done, and I'll see you around. Okay, bye.